बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सहाचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा, नागौर। बच्चों आज हम अनुसूची जो चैप्टर कर रहे थे उसका अंतिम हिस्सा यानी कि अनुसूची की सीमाएं या अनुसूची के दोष है वो करेंगे। ठीक है। अनुसूची की सीमाओं की जहाँ तक बात आती है, सबसे पहली बात तो ये है कि सार्वभौमिक प्रश्नों की समस्या। जब अपन ने अनुसूची के लाभ पढ़े थे तब मैंने आपको कहा था कि अनुसूची में क्या होता है, सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको पूछा जा सकता है और इसका निर्माण किया जा सकता है। लेकिन दोष में अपन कहेंगे सार्वभौमिक प्रश्न निर्मित करना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना आसान बात नहीं है जिसका कि उत्तरदाता सभी एक समझें और वैसा का वैसा उत्तर दें। सार्वभौमिक प्रश्न जो है, सार्वभौमिक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिनका सभी उत्तरदाता एक समान अर्थ समझे और उनका सही रूप में उत्तर देवें। ये सार्वभौमिक प्रश्न कहलाते हैं। तो आपके 1 नंबर के प्रश्न में ये बात पूछी जा सकती है, सार्वभौमिक प्रश्न किसे कहते हैं? तो आपका जवाब होगा ऐसे प्रश्न जिनका सभी उत्तरदाता एक समान अर्थ समझें और उनका सही रूप में उत्तर देवें। प्राय ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि सभी उत्तरदाता जिनका चयन किया गया है उनका शैक्षणिक, उनका बौद्धिक और उनका सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक समान नहीं होती है। इसलिए सभी से एक सी सूचनाएं प्राप्त करना आसान नहीं है। ठीक है। और इसके बाद दूसरी जो सीमा है वो है सीमित क्षेत्र। अनुसूची प्रविधि द्वारा किसी बड़े क्षेत्र का अध्ययन किया जाना संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि इसमें उत्तरदाता के पास अनुसंधान करता जाता है, प्रश्नों को पूछता है और लिखता है। तो इसलिए अगर क्षेत्र व्यापक होगा तो ये उत्तरदाता से संपर्क करना और उससे उत्तर प्राप्त करना दोनों ही मुश्किल काम है। इसलिए अनुसूची का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सीमित क्षेत्र के अध्ययन के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अत्यधिक महंगी। बच्चों अपन ने कहा था कि अनुसूची में उत्तरदाता के पास अनुसंधान करता जाता है और प्रश्नों को पूछता है और लिखता है। ये बात तो सही है, लेकिन इसमें खर्चा कितना हो जाता है? क्योंकि अनुसूची प्रविधि अधिक धन साध्य विधि है। इसमें साक्षात्कार की व्यवस्था करने, सूचना एकत्र करने, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने आदि में अधिक धन और समय लगता है। क्योंकि अनुसूची को पूछने के लिए साक्षात्कारकर्ता को ट्रेंड किया जाता है, उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। 2 घंटे का, 3 घंटे का संगोष्ठी की आयोजित की जाती है। तो एक ये महंगी प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट है संपर्क की समस्या। अनुसूची प्रविधि में सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क करना होता है और आज के व्यस्ततम जीवन में किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय निकालना कठिन है कि वह साक्षात्कार की व्यवस्था कर सके। आज हर जना शॉर्ट एंड स्वीट मेथड चाहता है, तो इसलिए अध्ययनकर्ता को भी अनेक उत्तरदाताओं के मिलने के लिए बहुत सारा समय चाहिए। साक्षात्कारदाता कई बार क्या करते हैं, जब हम उनसे टेलीफोनिकली बात भी करते हैं तो वो हमें हाँ सूचना देने के लिए तैयार हो जाते हैं, समझ जाते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं उत्तर प्राप्त करने के लिए तो फिर उनकी अपनी सीमा होती है, उनके पास इतना समय नहीं होता है, वो संपर्क करने के लिए टालने लगते हैं। और विशेष रूप से जब अनुसूची में अधिक प्रश्न हो तब ये समस्या और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट है मिथ्या झुकाव की संभावना। कभी साक्षात्कार करते समय अनुसंधानकर्ता साक्षात्कारदाता पर एक ऐसा प्रभाव स्थापित कर देता है जिससे उसका झुकाव अध्ययनकर्ता की ओर हो जाता है और वही सूचनाएं वह देता है जो अध्ययनकर्ता प्राप्त करना चाहता है। कभी कभी उत्तरदाता पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है
और तब वो क्या करता है, साक्षात्कारकर्ता को पसंद नहीं करता और वो जो सूचनाएं चाहता है उसकी अवहेलना करके अपने हिसाब से सूचनाएं देता है या छुपा जाता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि अनुसूची विधि में सूचनाएं पक्षपातपूर्ण हो जाती है और इस विधि से वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर पाना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट है जोखिम प्रवृत्ति। साक्षात्कार करते समय अनेक बार इस प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है जिसमें जहाँ जो क्षेत्र चुना है हमने वहाँ पर लोग धार्मिक मनोवृत्ति से प्रभावित होते हैं, जातिगत मनोवृत्ति से प्रभावित होते हैं या चुनाव संबंधी मनोवृत्ति से प्रभावित होते हैं। और ऐसे क्षेत्रों में अध्ययन में कभी कभी सूचनादाता प्रश्नों को अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित समझ लेता है कि जो साक्षात्कार करता है उसको लगता है मेरे लिए कह रहा है, और ऐसी स्थिति में उनके उत्तर देते समय अनुसंधानकर्ता को वह उत्तर देने के लिए मना कर लेना चाहता है और या फिर उसका विरोध करने लग जाता है। तो इसलिए कभी कभी स्थितियां विपरीत उत्पन्न हो जाती हैं और ये भी इसका एक दोष है। नेक्स्ट और अंतिम है संगठनात्मक समस्याएं। ठीक है, अध्ययनकर्ता की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, उसकी भूमिकाएं भी भिन्न भिन्न होती है। ऐसी स्थिति में उन्हें किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाए कि वह बड़े समूह की आवश्यकता को पूरा करे, क्योंकि क्षेत्र अलग अलग है, संस्कृति अलग है, भौगोलिक पर्यावरण अलग है और लोगों की मानसिकता डिफरेंट होती हैं। तो ऐसी स्थिति में साक्षात्कारकर्ता को कैसी ट्रेनिंग दे कि वो इन सारी भूमिकाओं में फिट हो जाए या इन सारे फ्रेमवर्क में शिफ्ट हो जाए, ऐसा मुश्किल लगता है। ऐसे संगठन का संचालन कुशलता से नहीं किया जाएगा तो अनुसूची द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालना अत्यधिक कठिन हो जाता है। अतः अनुसूची के लिए इतने बड़े संगठन की तैयारी करना, उसको व्यवस्थित करना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे अब कि अनुसूची है तो बहुत अच्छी विधि और इसमें साक्षात्कार, अवलोकन और इसके साथ ही साथ यूँ कहें कि साक्षात्कार अवलोकन की पूरी सुविधा मिल जाती है हमको, और साथ ही साथ उत्तरदाता लिख भी लेता है, उत्तरदाता की बात को लिख भी लिया जाता है। तो ये विधि बहुत अच्छी विधि है वैसे तो तथ्य संग्रह की, लेकिन जब क्षेत्र विस्तृत होता है तो इस अनुसूची का प्रविधि का प्रयोग अनुसंधान के क्षेत्र में मुश्किल हो जाता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसको बंद कर दिया गया है। आज विभिन्न क्षेत्रों में गहन अध्ययन करने के लिए यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा वस्तुनिष्ठ उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुसूची प्रणाली का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये बात अलग है कि इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन अगर उसको हम सॉर्ट आउट कर दें तो ये विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो इस तरह से बच्चों आज के लिए इतना ही, और कल हम दूसरा नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसके साथ ही साथ बच्चों मैं असाइनमेंट भी भेज रही हूँ, आप उस असाइनमेंट को करना, सॉर्ट आउट करना, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।